नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही जगह के, एक ही राज्य के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की और जानेंगे कि आखिर क्यों इस राज्य को इतने अलग-अलग नामों से पहचाना जाता है। और यही सवाल है ना? कि एक राज्य और इतने नाम आखिर क्यों? देखिए, हर नाम के पीछे ना एक कहानी छिपी है, एक खास वजह है। कभी इसकी ज्योग्राफी, कभी यहाँ की जमीन में छिपी दौलत, तो कभी घने जंगल। तो चलिए, एक-एक करके इन सब नामों के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे बेसिक पहचान की, इसके ऑफिशियल नाम की। आखिर मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश ही क्यों पड़ा? हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें कि आज हम जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं, वो आकार आईएएस के एजुकेशनल मटेरियल पर आधारित है। इससे हमारी बातचीत को एक मजबूत आधार मिलता है। तो सवाल था कि इसका ऑफिशियल नाम कहाँ से आया? ये नाम दिया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश नाम का मतलब ही है सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत। और अगर भारत का नक्शा देखें तो इसकी लोकेशन के हिसाब से ये नाम एकदम परफेक्ट बैठता है। और लोकेशन की बात चली है, तो चलिए इसके सबसे मशहूर नाम पर आते हैं, जो सीधा सीधा इसकी लोकेशन से ही जुड़ा हुआ है। भारत का हृदय प्रवेश। अब इस पहचान को समझने के लिए ना एक छोटा सा ज्योग्राफिकल टर्म समझना होगा, भू आवेष्टित यानी कि लैंडलॉक्ड। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक ऐसा राज्य जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से ना लगती हो। तो बस क्योंकि ये राज्य भारत के नक्शे पर एकदम बीचों बीच है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में दिल होता है, बस इसीलिए इसे ये खूबसूरत नाम मिला, हृदय प्रदेश। तो ये तो हुई भूगोल की बात, लेकिन मध्य प्रदेश की जमीन सिर्फ लोकेशन के वजह से ही खास नहीं है, ये तो अपने आप में खजाना है। चलिए अब देखते हैं कि इस जमीन में छिपी दौलत ने इसे क्या क्या नाम दिए हैं। लिस्ट में पहला नाम आता है सोया प्रदेश। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ये नाम सीधा सीधा इसकी एग्रीकल्चरल ताकत को दिखाता है। अच्छा, सिर्फ खेतों में ही नहीं बल्कि यहाँ की जमीन के नीचे भी खजाना है। जी हाँ, भारत में डायमंड प्रोडक्शन के लिए फेमस होने की वजह से इसे कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, इसे मैंगनीज नगरी का भी दर्जा मिला हुआ है। वजह? क्योंकि इंडिया के टोटल मैंगनीज रिजर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं पर है। अब सवाल ये है कि कितना बड़ा? पूरे 50%। जरा सोचिए, देश का आधा मैंगनीज रिजर्व सिर्फ इस एक राज्य में है। ये आंकड़ा ही बताता है कि मध्य प्रदेश देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने मिनरल्स और फसलों की बात कर ली। अब जरा इनसे आगे बढ़कर मध्य प्रदेश की नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं, क्योंकि कुदरत ने भी इसे कुछ बहुत प्यारे नाम दिए हैं। जैसे कि इसे कहते हैं नदियों का मायका, है ना? कितना सुंदर नाम। और मायका मतलब क्या होता है? वो जगह जहां से शुरुआत होती है, ओरिजिन होता है। तो ये नाम अपने आप में ही बहुत कुछ बता देता है। तो इसे नदियों का मायका क्यों कहते हैं? क्योंकि देश की कई बड़ी और जरूरी नदियां यहीं से निकलती हैं। और ये नदियां सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि यहां से बहकर दूसरे कई राज्यों की भी लाइफलाइन बनती हैं, उनको जीवन देती हैं। नदियों की बात हो गई, अब बात करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ की, जो कि वाकई बेमिसाल है। और जब भी यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात होती है ना, तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, और वो है टाइगर स्टेट। और ये सिर्फ कहने के लिए एक नाम नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। 2018 की सेंसस के हिसाब से यहाँ 526 टाइगर्स थे। इस नंबर ने इसे भारत में बाघों का सबसे बड़ा घर बना दिया। और जब हम इसकी तुलना दूसरे राज्यों से करते हैं तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। 2018 में मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को बस 2 टाइगर के मार्जिन से पीछे छोड़ा था और टाइगर स्टेट का खिताब अपने नाम कर लिया था। तो हमने ज्योग्राफी देखी, रिसोर्सेज देखे, नेचर देखा, लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज़ है जो मध्य प्रदेश की पहचान को पूरा करती है, और वो है यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति। यहाँ पर ना देश के लगभग हर हिस्से की संस्कृति की झलक मिलती है, चाहे खाने पीने की बात हो, त्योहारों की या फिर बोलियों की। और बस इसी शानदार मिक्सचर, इसी संगम की वजह से इसे प्यार से लघु भारत या मिनी इंडिया भी कहा जाता है। तो हृदय प्रदेश से लेकर टाइगर स्टेट और लघु भारत तक हमने मध्य प्रदेश के कितने ही अलग अलग रंग देखे। ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है
कि इतनी ज्योग्राफी, इतने रिसोर्सेज और इतने रिच कल्चर के साथ भविष्य में मध्य प्रदेश का अगला नाम क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। भारत का दिल, जब हम ये सुनते हैं तो दिमाग में सीधे आता है मध्य प्रदेश, बिल्कुल भारत के नक्शे के बीचों बीच। पर क्या इसे दिल कहने की वजह सिर्फ इसकी लोकेशन है? जी नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसा प्रदेश है जो तेंदुओं का घर है, जहां भारत का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कई सेंटर पॉइंट्स हैं। और तो और यहाँ का मौसम, वो भी अपने आप में एक कहानी कहता है। तो चलिए आज इसी दिल की धड़कनों को जरा करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के मन में घने जंगल और वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें आती हैं, और ये सच भी है। लेकिन इसकी एक पहचान ऐसी भी है जो इसे पूरे देश में एक अलग ही मुकाम पर रखती है, और इसका कनेक्शन है एक बहुत ही शानदार शिकारी जानवर से। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3421। 3421 ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी बयां करता है। एक ऐसी कहानी जिसने मध्य प्रदेश को एक बहुत ही खास टाइटल दिलाया। आखिर ये है क्या? ये मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले तेंदुओं की संख्या है। जी हाँ, 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा। और इसी वजह से इसे ऑफिशियली लेपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत का तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये इस राज्य की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मिली एक बड़ी कामयाबी का सबूत है। तो वाइल्ड लाइफ की दुनिया से निकलकर आप जरा इस राज्य के विशाल फैलाव, इसके आकार और इसकी बाउंड्रीज पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वही इसे इतना खास बनाती है। अब ये नंबर्स देखने में थोड़ी टेक्निकल लग सकते हैं, अक्षांश, देशांतर, पर असल में ये उस बहुत बड़े कैनवस की बाउंड्रीज हैं जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। मतलब उत्तर में मुरैना से लेकर एकदम दक्षिण में बुरहानपुर तक, इतना विशाल इलाका। और यही फैलाव इसकी जबरदस्त डाइवर्सिटी की वजह भी है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश का नक्शा भी बदल गया। इसकी जो दक्षिणी और पूर्वी सीमाएं थीं वो बिल्कुल बदल गईं। ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम आज भारत का दिल कहते हैं, वो एक जमाने में इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करता था। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, यानी सेंटर पॉइंट पर। मध्य प्रदेश को सेंटर होने का टैग सिर्फ एक वजह से नहीं मिला है। यहाँ कई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के सेंटर होने का दावा किया जाता है। तो वो बड़ा सवाल फिर से सामने है, आखिर इसे भारत का दिल कहते क्यों हैं? और इसका जवाब उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। असल में इसके एक नहीं बल्कि कई जवाब हैं। पहला जवाब सबसे सिंपल है। आज का जो भारत है, मतलब हमारे देश का जो मौजूदा नक्शा है, उसका ज्योग्राफिकल सेंटर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पड़ता है। ये तो हो गया सबसे सीधा जवाब। लेकिन चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले का भारत, तब नक्शा कुछ और था, और उस अविभाजित भारत का केंद्र था कटनी जिले का करौंदी गांव। इससे एक बात तो साफ है कि ज्योग्राफिकल सेंटर भी फिक्स नहीं होते, वो इतिहास के साथ साथ बदलते रहते हैं। अच्छा, अब अगर हम दायरा और भी बड़ा कर दें और अखंड भारत की बात करें, जो कि एक कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट आ जाता है, तो उसका सेंटर भी मध्य प्रदेश में ही है, बैतूल जिले के बरसाली में। मतलब एक ही राज्य और इतने सारे केंद्र, कमाल है। और अब आता है सबसे हैरान कर देने वाला दावा। ये भूगोल की सीमाओं से भी आगे की बात है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का केंद्र उज्जैन में मंगलनाथ को माना जाता है। सोचिए, ये राज्य सिर्फ भारत का नहीं बल्कि माइथोलॉजी के हिसाब से पूरी धरती का सेंटर है। तो यहाँ पर ये सारे अलग अलग दावे एक साथ देख सकते हैं, चाहे बात आज के पॉलिटिकल इंडिया की हो या बीते हुए कल की, या फिर कल्चरल और माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की। हर बार हर पैमाने पर सेंटर पॉइंट घूम फिरकर मध्य प्रदेश में ही आ जाता है। यही तो इस राज्य की यूनिक और मल्टी लेयर्ड पहचान है। ये जो करौंदी गांव है ना, इसकी भी अपनी एक खास कहानी है। इसे 1956 में अविभाजित भारत का केंद्र माना गया था, और इसकी प्रेरणा थे महान विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बाद में उन्हीं के सम्मान में इस गांव का नाम बदलकर मनोहर ग्राम कर दिया गया। तो ये तो हुई सेंटर की बात, पर राज्य की ये जो सेंट्रल लोकेशन है, इसका असर सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है।
इसका बहुत गहरा असर यहाँ के मौसम पर भी पड़ता है। यहाँ मौसम के भी कई अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का है। पर एक और चीज़ है जो इसे बहुत खास बनाती है, वो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दुनिया के नक्शे पर ये जो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है वो इसके बीच से करीब 14 जिलों से होकर गुजरती है और इसका सीधा असर यहाँ की धूप, गर्मी और मौसम के पूरे मिजाज पर पड़ता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये इस राज्य के अंदर के मौसम के जबरदस्त फर्क को दिखाता है। जरा सोचकर देखिए, एक ही स्टेट में एक कोना ऐसा है गोहद, जहां मुश्किल से 55 सेंटीमीटर बारिश होती है, लगभग सूखे इलाके जैसा, और वहीं दूसरी तरफ है पचमढ़ी, जहां करीब करीब 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये डाइवर्सिटी सच में कमाल की है। तो ये हैं वो दो जगहें जो मौसम के दो एक्सट्रीम्स को दिखाती हैं। एक तरफ भिंड जिले का सूखा सपाट इलाका गोहद और दूसरी तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हरा भरा नमी वाला पचमढ़ी। एक ही राज्य के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। तो ये सब कुछ जानने के बाद मन में एक सवाल आता है, क्या मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य है या इसके अंदर कई अलग अलग दुनियाएं एक साथ बसती हैं? तेंदुओं से भरे घने जंगलों से लेकर भारत के ज्योग्राफिकल और माइथोलॉजिकल सेंटर्स तक, और सूखे मैदानों से लेकर मूसलाधार बारिश वाले हिल स्टेशंस तक, ये वाकई भारत का दिल है जिसकी हर एक धड़कन में एक नई और अनोखी कहानी छुपी है। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि मध्य प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य आखिर हर दिन काम कैसे करता है? मतलब सड़कों के बनने से लेकर अदालतों में इंसाफ तक, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी और दिलचस्प व्यवस्था काम करती है। तो आज हम इसी व्यवस्था की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा असल में है क्या और चलता कैसे है। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना कि भाई एक राज्य चलता कैसे है, पर इसका जवाब उतना ही गहरा और पेचीदा है। एक राज्य को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी, एक सुनियोजित मशीनरी दिन रात काम करती है। तो चलिए आज इसी मशीनरी के पुर्जों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक व्यवस्था की। ये जो आंकड़े हम देखने वाले हैं ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे एक पूरी कहानी है। ये बताते हैं कि शासन की पहुंच राज्य के कोने कोने तक, हर इंसान तक कैसे सुनिश्चित की जाती है। चलिए एकदम ऊपर से शुरू करते हैं। सोचिए कि पूरा राज्य एक बहुत बड़ी किताब है। अब इस किताब को अच्छे से समझने के लिए 10 बड़े चैप्टर्स में बांट दिया गया है। इन्हीं को हम संभाग या डिवीजन कहते हैं। हर संभाग में कई जिले आते हैं, जिससे बड़े लेवल पर मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है। और फिर उन 10 संभागों के अंदर आते हैं 52 जिले। और जिला ही वो असली जगह है जहां सरकार और आम जनता का सीधा सामना होता है। चाहे कोई नई सड़क बननी हो, स्कूल चलाना हो या फिर सरकारी योजनाओं को लागू करना हो, सारा असली काम जिला स्तर पर ही होता है। ये प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, समझ। और अब हम पहुंचते हैं शासन की सबसे निचली और सबसे जरूरी सीढ़ी तक। मध्य प्रदेश में 54,903 गांव हैं। जी हाँ, लगभग 55,000। ये नंबर दिखाता है कि प्रशासन को राज्य के हर एक कोने, हर एक घर तक पहुंचना होता है। ये सचमुच में ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र का फैलाव है। अब ये स्लाइड देखिए, इसमें कुछ बहुत दिलचस्प है। राज्य में कुल 313 विकासखंड है, ठीक है, पर उनमें से 89 यानी लगभग 1/4 खास तौर पर आदिवासी विकासखंड के तौर पर पहचाने गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ये मानती है कि इन इलाकों को उनकी खास सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों की वजह से एक अलग नजरिए की जरूरत है। ये समावेशी विकास का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्थानीय स्वशासन, यही तो लोकतंत्र की असली नींव है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़े शहरों के लिए 16 नगर निगम है, तो वहीं गांवों में शासन की बागडोर संभालने के लिए 23,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं। मतलब पावर को ऊपर से नीचे तक बांटा गया है ताकि फैसले वहीं लिए जाएं जहां उनका असर होना है। अच्छा, एक अच्छा प्रशासन, वो अच्छी कानून व्यवस्था के बिना तो अधूरा ही है ना? मध्य प्रदेश की पुलिस का नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। 11 रेंज, 52 पुलिस जिले और 1100 से ज्यादा पुलिस थाने। ये जो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर है, ये पक्का करता है कि मदद हमेशा नजदीक हो और राज्य में सुरक्षा का माहौल बना रहे। तो ये सारे नंबर जो इस डॉक्यूमेंट में दिख रहे हैं, ये सब मिलकर मध्य प्रदेश की वो विशाल मशीनरी बनाते हैं जो इसे चलाती है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो राज्य को चालू रखता है। लेकिन
प्रशासन तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब चलते हैं कहानी के दूसरे, उतने ही जरूरी पहलू की तरफ, यानी न्याय प्रणाली। तो प्रशासन के आंकड़ों से निकलकर अब हम रुख करते हैं न्याय के मंदिर की ओर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का अपना एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। एक ऐसा सफर जो नागपुर से शुरू हुआ और जबलपुर तक पहुंचा। देखिए, इस सफर की शुरुआत होती है 1936 में नागपुर से। फिर आया साल 1956, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो हाई कोर्ट की मुख्य सीट जबलपुर में शिफ्ट हो गई। और फिर लोगों की सहूलियत के लिए 1968 में इंदौर और ग्वालियर में 2 और खंडपीठें यानी कि सर्किट बेंच बनाई गईं, ताकि लोगों को इंसाफ के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। अक्सर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों से याद रखते हैं, पर इसके पीछे लोग भी होते हैं। जबलपुर में उच्च न्यायालय की जो ये शानदार इमारत है ना, इसका निर्माण राजा गोकुलदास ने करवाया था। ये एक व्यक्ति के विजन का प्रतीक है, जो आज भी न्याय के एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा है। हर बड़ी इमारत के पीछे एक सपना होता है, और यहाँ ये सपना 2 लोगों का था। एक तरफ थे राजा गोकुलदास, जिन्होंने इसके निर्माण के लिए पैसा दिया, और दूसरी तरफ थे हेनरी इरविन, वो बेहतरीन वास्तुकार जिन्होंने इसे डिजाइन किया। इन दोनों की साझेदारी ने एक ऐसी इमारत बनाई जो आज भी शान से खड़ी है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश का प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा कितना विशाल और कितना ऐतिहासिक है। पर एक सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है, भविष्य की जो नई चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए इस विशाल सिस्टम को और ज्यादा असरदार और ज्यादा लोगों के करीब कैसे लाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में, मतलब इसके आंकड़ों, इसकी राजनीति और इसके प्रतीकों के जरिए। तो सवाल यही है कि किसी भी राज्य की पहचान आखिर बनती कैसे है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और मध्य प्रदेश को उसके राजनीतिक ढांचे और सांस्कृतिक प्रतीकों के चश्मे से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजनीति में सीटों के गणित से। सबसे पहले उन नंबर्स पर गौर करते हैं जो ये तय करते हैं कि विधानसभा से लेकर संसद तक मध्य प्रदेश की आवाज कितनी बुलंद है। देखिए, राज्य के बंटवारे से पहले और बाद की तस्वीर कितनी अलग है। जब मध्य प्रदेश अविभाजित था तो विधानसभा में 320 सीटें हुआ करती थीं। आज ये घटकर 230 रह गई हैं। और यही कहानी लोकसभा और राज्यसभा सीटों की भी है। मतलब लोकसभा की 40 से 29 और राज्यसभा की 16 से 11। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बंटवारे का राजनीतिक असर कितना बड़ा था। तो आज की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल ताकत है 231। इसमें से 230 सदस्य तो सीधे चुनकर आते हैं और 1 सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान है। अब इन 230 सीटों का बंटवारा भी समझना जरूरी है। देखिए, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि राज्य की राजनीति में हर तबके की भागीदारी हो, और ये एक बहुत ही समावेशी व्यवस्था की नींव रखता है। चलिए अब राज्य की विधानसभा से निकलकर देश की संसद की तरफ चलते हैं। तो मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितने प्रतिनिधि जाते हैं? जवाब है 29। ये 29 सांसद ही हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की आवाज बनते हैं। और हाँ, जैसे विधानसभा में, वैसे ही इन 29 लोकसभा सीटों में भी आरक्षण का सिस्टम है। 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 4 अनुसूचित जाति के लिए और बाकी की जो 19 सीटें हैं वो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए हैं। और आखिर में बात करते हैं संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की। यहाँ मध्य प्रदेश का कोटा है 11 सीटों का। तो ये तो हुई सीटों और राजनीति की बात, लेकिन किसी भी जगह की पहचान सिर्फ आंकड़ों से नहीं बनती है ना। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की आत्मा की तरफ, उसके प्रतीकों की दुनिया में, जो असल में उसकी पहचान गढ़ते हैं। ये है मध्य प्रदेश का आधिकारिक राज्य चिन्ह। महज एक लोगो नहीं, बल्कि ये राज्य की पूरी विरासत और उसके सपनों का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। इस चिन्ह में छिपी हर चीज का एक मतलब है। जरा गौर से देखिए, सबसे बाहर जो 24 स्तूप हैं वो लगातार तरक्की का प्रतीक है। फिर अंदर एक गोला है जिसमें राज्य का पेड़, बरगद और साथ में गेहूं और धान की बालियां हैं, जो सीधे सीधे राज्य की खुशहाली और समृद्धि को दिखाती हैं।
और ठीक बीच में अशोक स्तंभ, जो हमें हमारी राष्ट्रीय पहचान से जोड़ता है। साथ में लिखा है सत्यमेव जयते, मेरा मध्य प्रदेश। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये मध्य प्रदेश का आधिकारिक राज्यगान है। एक ऐसा गीत जो इस प्रदेश की मिट्टी, इसकी संस्कृति और इसकी खूबसूरती को अपनी धुन में पिरोता है। तो इस शानदार गीत के पीछे कौन लोग हैं? इसे लिखा है महेश श्रीवास्तव ने, अपनी खूबसूरत आवाज दी है हम सबके पसंदीदा गायक शान ने, और इसे संगीत से सजाया है सुनील झा ने। और यहाँ एक दिलचस्प बात भी है, इस गीत को लिखने वाले जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, महेश श्रीवास्तव जी, उन्हें 2012 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये दिखाता है कि राज्य अपनी कला और साहित्य का कितना सम्मान करता है। अब बात भाषा की। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी, और इसे कब अपनाया गया? ठीक उसी दिन जब राज्य बना, यानी 1 नवंबर 1956 को। उस दौर में जब भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया जा रहा था, तभी हिंदी को यहाँ की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। चलिए, अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम कुछ उन जरूरी तारीखों को याद करेंगे जिन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की आज की पहचान को गढ़ा है। ये टाइमलाइन एक कहानी कहती है। देखिए, 1956 में भाषा के आधार पर राज्य का जन्म हुआ। फिर 1981 में जब राज्य ने अपने 25 साल पूरे किए, तब राजकीय पशु और पक्षी को अपनाया गया। और फिर साल 2010 में मेरा मध्य प्रदेश को आधिकारिक तौर पर राज्यगान का दर्जा मिला। तो ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, अपनी पहचान को खोजने और उसे स्थापित करने की। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है कि किसी राज्य का असली चरित्र कैसे बनता है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक ढांचे से बनता है, या फिर सांस्कृतिक प्रतीकों से, या शायद इन दोनों का जो मेल है वही किसी जगह को उसकी अनूठी पहचान देता है? ये आंकड़े, ये सीटें, ये गीत, ये चिन्ह सब मिलकर ही तो मध्य प्रदेश की पूरी कहानी कहते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी जगह के जो राजकीय प्रतीक होते हैं वे सिर्फ चिन्ह या लोगो नहीं होते? असल में वे उस जगह की आत्मा होते हैं, उसकी पूरी कहानी, उसकी विरासत, सब कुछ बयान करते हैं। तो चलिए आज भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की पहचान को उसके इन्हीं खास प्रतीकों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है कि किसी भी इलाके की असली पहचान होती क्या है? देखिए, कोई भी जगह सिर्फ नक्शे पे खींची हुई कुछ लकीरें तो नहीं होती, है ना? उसकी पहचान तो बनती है वहाँ की प्रकृति, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के इतिहास के धागों से। और ये सारे धागे सबसे खूबसूरती से दिखते हैं वहाँ के प्रतीकों। तो तैयार हो जाइए, हम मध्य प्रदेश की इसी अनोखी पहचान को उसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए और करीब से जानने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुदरती विरासत से, यानी वो पेड़ पौधे और जीव जंतु जो इस जमीन की असली पहचान है, जो यहीं की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है राजकीय पुष्प सफेद लिली। कितना खूबसूरत है! इसकी सादगी और सुंदरता पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये दुनिया के उन सबसे पुराने फूलों में से एक है जिन्हें बगीचों में उगाया जाता था। ये फूल मध्य प्रदेश की शाश्वत सुंदरता को दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं राजकीय वृक्ष यानी बरगद की तरफ। अरे, बरगद का पेड़ तो सबने देखा होगा। अपनी विशाल फैली हुई शाखाओं और लंबी उम्र के साथ ये पेड़ जीवन और स्थिरता का प्रतीक है। इसे एक पवित्र वृक्ष भी माना जाता है और अक्सर गांव में सामुदायिक जीवन का केंद्र होता है। इसी की छांव में तो लोग इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं। और ये देखिए, ये है राजकीय पशु शानदार बारहसिंगा। अपने अनोखे 12 सींगों के साथ ये जानवर जंगल की शान का प्रतीक है। जानते हैं, एक वक्त था जब ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर थे, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क में संरक्षण के प्रयासों ने इनकी आबादी को एक नई जिंदगी दी है। ये इस बात का सबूत है कि ये प्रदेश अपनी प्रकृति को बचाने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। प्रकृति की इस खोज के आखिरी पड़ाव पर मिलते हैं राजकीय पक्षी दूधराज से। इसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। इसकी लंबी लहराती हुई पूंछ मानो आज़ादी और कुदरती खूबसूरती का प्रतीक हो। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जैसे जैसे नर पक्षी की उम्र बढ़ती है उसका रंग सफ़ेद होता जाता है ना? प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब प्रकृति से निकलकर चलते हैं संस्कृति की दुनिया में, जो यहाँ के लोगों की धड़कन और रूह को दर्शाती है। चलिए उन कलाओं को जानते हैं जो इस क्षेत्र की भावना को जिंदा रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं माच की।
तो ये माच आखिर है क्या? देखिए, ये मालवा इलाके का एक पारंपरिक लोक नाट्य है। इसमें होता यह है कि पौराणिक कथाओं और स्थानीय कहानियों को गीत, संगीत, डांस और डायलॉग्स के जरिए मंच पर पेश किया जाता है। माच सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये तो पूरे समुदाय का एक जश्न है। इसकी जो ऊर्जा होती है, जो रंग बिरंगी पोशाकें होती हैं, वो देखने वालों को एकदम मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ये कहानियों को मंच पर जिंदा कर देता है और मालवा के सांस्कृतिक जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगला प्रतीक है राई। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बहुत ही जोशीला और उत्सव से भरा लोकनृत्य है। इसे अक्सर त्योहारों और शुभ मौक़ों पर किया जाता है, जो दिखाता है कि यहाँ जीवन के हर पल का जश्न मनाने की भावना है। राई नृत्य की तेज रफ्तार और नर्तकियों की घूमती हुई पोशाकें, ये सब बुंदेलखंड की जिंदा दिल संस्कृति का आईना है। ये नृत्य सच में खुशी और उत्सव का प्रतीक है, जो इस इलाके के लोगों के जोश को दिखाता है। तो हमने प्रकृति के प्रतीक देखे, संस्कृति के भी। पर सवाल ये है कि ये सब अलग अलग प्रतीक मिलकर एक पूरी कहानी कैसे कहते हैं? कैसे ये प्रकृति और संस्कृति मिलकर मध्य प्रदेश की एक मजबूत पहचान बनाते हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि ये 6 प्रतीक मिलकर मध्य प्रदेश की पहचान की एक पूरी और गहरी तस्वीर बनाते हैं। सफेद लिली की पवित्रता से लेकर बरगद की स्थिरता तक और माच की कहानियों से लेकर राई नृत्य की ऊर्जा तक, हर प्रतीक इस राज्य की मिट्टी, इतिहास और आत्मा की कहानी कहता है। तो ये प्रतीक सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी विरासत के प्रतीक क्या होते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो किसी एक जगह को या किसी एक इंसान को उसकी असली पहचान देती हैं।